इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डायरेक्ट टैक्स असेसमेंट ईयर आपको याद होगा 2020-21, प्रीवियस ईयर 2019-20। नाउ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ आंसर फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके सारे रूल्स रेगुलेशंस हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल रीड द फॉर्मेट। नेम ऑफ द, यहाँ पर नाम चेंज होते रहेगा। Assessment year will remain fixed, previous year will remain the fixed, legal status will remain the fixed individual. As far as TYBCom is concerned, आपको जो सारे क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ इंडिविजुअल पर ही आएंगे। लीगल स्टेटस इंडिविजुअल का ही होगा, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मतलब आपके ये 3 लाइंस फिक्स हो गए, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड लीगल स्टेटस। सिर्फ क्या चेंज करना है आपको, नेम ऑफ द असेसी। पहला लिखना है फेयर रेंट। क्या होता है फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, हम लोग वो डिटेल में सीखने वाले, मैं सिर्फ फॉर्मेट पढ़ रहा हूँ। द फर्स्ट पार्ट ए दैट इज फेयर रेंट, बी इज म्युनिसिपल वैल्यूएशन। इन दोनों को कंपेयर करना है, दैट विल बी सी हायर ऑफ ए और बी। ए और बी में से जो ज्यादा वैल्यू आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे, उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, ये स्टैंडर्ड रेंट। और इन दोनों में से सी और डी में से जो कम होगा, सी और डी में से जो कम होगा वो आएगा हमारा रीजनेबल लेटेबल वैल्यू, RLV, रीजनेबल लेटेबल वैल्यू। इट इज लोअर ऑफ सी एंड डी। मतलब पहला है फेयर रेंट, दूसरा म्युनिसिपल वैल्यूएशन, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो सी होगा, उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, दोनों में से जो कम होगा वो होगा RLV। और ये सारी चीजें किसके लिए है, LOP दैट इज लेट आउट प्रॉपर्टी, और एक दूसरा प्रॉपर्टी दैट इज SOP दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। क्या होता है वो डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट इज रीजनेबल लेटेबल वैल्यू, आ गया हमारा ये फर्स्ट लाइन। उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ। एक्चुअल रेंट दैट इज रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल लेस अलाउएबल अनरियलाइज्ड रेंट। पूरे साल का जो रेंट मिलना चाहिए था माइनस करेंगे जितना नहीं मिला है, अलाउएबल एज पर इनकम टैक्स, वो माइनस करके यहाँ पर एक्चुअल रेंट। फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे और इनमें से जो ज्यादा होगा वो यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो आएगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, 1 और 2 विच एवर इज। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, रीजनेबल लेटेबल वैल्यू और एक्चुअल रेंट, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो उसमें से जो ज्यादा होगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर डायरेक्टली आंसर आएगा 0। लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हमारे लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है, 1920। ये इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा हमारा नेट एनुअल वैल्यू। यहाँ पर इसके लिए ये कुछ भी नहीं है, ये 0 है डायरेक्ट। लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ NAV। मतलब ये जो NAV है नेट एनुअल वैल्यू, उसका 30% निकाल कर यहाँ पर लिखना है। तो ये अमाउंट होगा तो उसका 30% आएगा, ये 0 है तो उसका 30% 0 ही आएगा। सेकेंड है इंटरेस्ट पेएबल करंट ईयर, पेड और पेएबल पूरे साल का अमाउंट जो यहाँ पर भी अलाउड है। एंड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, तो यहाँ पर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आएगा जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए भी होगा। तो ये अमाउंट यहाँ पर है पॉजिटिव है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो लगभग ये नॉर्मली पॉजिटिव आएगा, नॉर्मली हो सकता है नेगेटिव भी आए, लेकिन ये तो 0 है और 0 में से कुछ माइनस करोगे तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव ही आएगा। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का अगर आंसर आता है या तो वो 0 होगा या फिर नेगेटिव होगा। यहाँ पर आंसर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर आपके पास कुछ अमाउंट है, उसका 30% यहाँ पर निकालोगे तो 70% बाकी बचेगा, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हो तो हो सकता है ये पॉजिटिव भी हो, ये नेगेटिव भी हो। यहाँ पर ये तो 0 ही है, 0 का 30% 0 ही होगा, और जब इंटरेस्ट माइनस करेंगे 0 में से तो आंसर अगर आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इंटरेस्ट नहीं है ये आंसर 0 ही रहेगा। तो ये आंसर 0 हो सकता है फिर नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव नहीं आएगा। और ये वाला जो आंसर है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज योर फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट के लिए
ये जो हमारा आंसर आया था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी और एसओपी, उसके आगे ऐड एरियर्स ऑफ रेंट, पिछला वाला रेंट कुछ बाकी है, अनरियलाइज रेंट, सेक्शन 25, तो उसका जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ करंट ईयर में उसको ऐड करेंगे, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% माइनस करेंगे और ये अमाउंट ऐड करेंगे, तो हमारा आ जाएगा ये टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब पहला वाला फॉर्मेट यहाँ तक आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये करंट ईयर का है, और उसमें पिछले साल का अगर कुछ बाकी है और वो मिला है, एरियर्स पिछला वाला बाकी, अनरियलाइज पिछले साल का कुछ बाकी है, अगर वो मिला है इस साल, तो उसमें से जो अमाउंट मिला है उसमें से 30% लेस करेंगे और बचा हुआ 70% क्या करेंगे, इनकम में ऐड करेंगे, तो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा आपका ये टोटल इनकम। सो इसका भी आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, while income from employment is taxed under the head salaries, income from property is taxed under the head income from house property। मतलब अगर हम लोग कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो वो जो इनकम है वो टैक्स होता है, टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम सैलरीज। वैसे अगर हमको किसी प्रॉपर्टी में से इनकम आ रहा है तो वो चार्ज होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या क्या सेक्शन है देखो, पहला है सेक्शन नंबर 22, लेस डाउन व्हाट इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या टैक्सेबल होगा, क्या कंडीशंस होंगे। सेक्शन 23 में लिखा है हाउ द ग्रॉस टैक्सेबल अमाउंट नोन एज एनुअल वैल्यू इज कंप्यूटेड। अभी हमने देखा था ग्रॉस एनुअल वैल्यू एंड नेट एनुअल वैल्यू, तो वो कैसे कैलकुलेट करना है। सेक्शन 24 में देखा था डिडक्शंस होगा। सेक्शन 25 में लिखा है क्या डिडक्टेबल नहीं होगा, कौन सा वाला इंटरेस्ट डिडक्टेबल नहीं होता है। And section 76 deals with the situation where the house property is jointly owned by more than one person। तो हाउस प्रॉपर्टी की जो सेक्शंस है वो सेक्शन 22, 23, 24, 25, 26 ये सेक्शंस है। उसमें से आता है पहला वाला सेक्शन नंबर 22। क्या कहता है सेक्शन नंबर 22? सेक्शन 22 states that the annual value of the property consisting of any building or land apparent thereto, मतलब attached thereto, of which the assessee is owner, shall be chargeable to income tax under their income from house property। क्या लिखा है देखो सेक्शन 22 में, एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। याद रखो प्रॉपर्टी का वैल्यू नहीं, अगर हमारा प्रॉपर्टी 1 करोड़ का है तो 1 करोड़ पर टैक्स नहीं भरना है, तो हमारा जो 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है उसका एनुअल वैल्यू, साल का कितना इनकम आ रहा है उस अमाउंट पर टैक्स भरना है, एनुअल वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू पर टैक्स नहीं भरना है। तो हमारा प्रॉपर्टी समझो 5 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, तो उस पर टैक्स नहीं भरना है। वो 5 करोड़ 10 करोड़ का प्रॉपर्टी हमको साल भर का कितना इनकम कमा कर दे रहा है उस पर हमको टैक्स भरना है। कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अटैच देयर टू, तो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, पहला कंडीशन है यहाँ पर। ऑफ इज द असेसी इज ओनर, ये दूसरा कंडीशन है कि असेसी ओनर होना चाहिए। shall be chargeable to income tax under the head income from house property। So an analysis of section 22 indicates that the following 3 conditions must be satisfied before any income can be charged to tax as income from house property। तो सेक्शन 22 हमारा कहता है कि कोई भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखाने के लिए हमारे पास ये 3 कंडीशंस होने चाहिए। कौन से 3 कंडीशंस है? तो पहला, the property must consist of any building or land apparent or connected thereto, this is called house property। Thus income from vacant land or plot ground rent is taxed not as income from house property but as income from other sources। अगर खाली मैदान ओपन ग्राउंड भाड़े से दिया है जिसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो उसका जहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं है उसका जो रेंट आएगा, that rent cannot be considered as income from house property, that is charged as income from other sources, income from other sources। Building includes residential house as well as commercial premises given on rent such as offices, godowns, factories etc। तो बिल्डिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी होना चाहिए, आप रेसिडेंशियल के लिए भी रेंटल पर देते हैं। मतलब रेंट जो आ रहा है, जो टेनेंट हमारा है वो उसको कमर्शियल यूज कर रहा है या रेसिडेंशियल यूज कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है।
whatever the rent we are getting for residential, commercial, both is taxable as income from house property. Land apparent thereto, land attached thereto includes the approach roads from the main gate, gardens, compounds. ये जो रो हाउसेस वगैरह होते हैं उनके लिए लागू होता है. तो ऐसे कुछ रो हाउसेस है जिनके गेट्स के यहाँ से रो हाउस तक का रास्ता है, अलग से है, गार्डन्स है, कंपाउंड्स है, गैरेजेस है, पार्किंग स्पेस, तो उसका भी रेंट जो है वो दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. दूसरा कंडीशन है द प्रॉपर्टी मस्ट बी ओन्ड बाय द असेसी. Thus, if a tenant sublets a property and earns the rent from subtenant, the rent is taxed not as income from house property, but as income from other sources. इसका सिंपल मतलब ये है, अगर हम लोग खुद भाड़े से रहते हैं और वो प्रॉपर्टी हमने किसी और को भाड़े से दे दिया जिसका हमको रेंट मिल रहा है, फिर से हम लोग खुद भाड़े से है और वही प्रॉपर्टी हमने किसी और को भाड़े से दे दिया सब टेनेंट, उससे भी तो हमको उसी प्रॉपर्टी का भाड़ा आ रहा है, कंस्ट्रक्शन है, रेंट आ रहा है, लेकिन हम लोग ओनर नहीं है, हम लोग वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं दिखा सकते. दैट इज शोन एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वही बंदा इनकम दिखा सकता है जो खुद उसका ओनर है. तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होने के लिए दूसरा कंडीशन है, जिसको रेंट मिल रहा है ही मस्ट बी द ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग. अगर वो ओनर नहीं है और फिर भी उसको रेंट आ रहा है, तो इन दैट केस दैट इज चार्जेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. और तीसरा कंडीशन है द प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय द ओनर फॉर द पर्पज ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द ओनर, द प्रॉफिट्स विच आर टैक्सेबल. मतलब ओनर का खुद का बिजनेस वहां पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओनर अपने खुद के रेंट नहीं दे सकता. मैं अपने आप को रेंट नहीं दे सकता, मेरा खुद का बिजनेस वहां पर चल रहा है, तो आई कैनॉट पे रेंट टू माई सेल्फ. सो क्या है तीसरा कंडीशन है, द प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय द ओनर फॉर द पर्पज ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द ओनर, जिसका प्रॉफिट वो अलग से टैक्सेबल दिखा रहा है. सो दीज आर द थ्री कंडीशंस. These are the three conditions. In the following cases, income is chargeable as profits of the business and not as income from house property. In the following cases, income is chargeable as profit of business and not as income from house property. First, rent from staff quarters built by a company and let out to its employees. जैसे रेलवे अपने एम्प्लॉयज को रेलवे क्वार्टर्स देती है, आपने देखा होगा मलाड स्टेशन में रेलवे क्वार्टर्स है, बीएसटी के क्वार्टर्स होते हैं, दिंडोशी में है. तो अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को अगर रेसिडेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है और उसके बदले में इफ दे आर चार्जिंग नॉमिनल रेंट, तो वो जो है दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस. दूसरा है इनकम डिराइव्ड नॉट सो मच बिकॉज ऑफ लेटिंग अ प्रीमाइसेस बट बिकॉज ऑफ सर्विसेज एंड फैसिलिटीज रेंडेड. जैसे हम लोग किसी होटल्स में जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, बिजनेस सेंटर्स में जाते हैं, तो वहां पर रेसिडेंशियल से ज्यादा चार्जेस जो होते हैं बिकॉज ऑफ सर्विसेज दे ऑफर्ड. तो एक जनरल होटल का जो चार्जेस है उसका रेट अलग होगा, 5 स्टार होटल का अलग होगा, 7 स्टार होटल का अलग होगा. तो दे चार्ज द रेंट अकॉर्डिंग टू द सर्विसेज विच दे प्रोवाइड. तो वहां पर भी जो रेंट आएगा दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज अ इनकम एज प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. प्लस यहाँ पर रेंट फ्रॉम सेफ डिपॉजिट वॉल्स, बैंक में सेफ डिपॉजिट लॉकर्स वगैरह होते हैं, वो तो एक छोटी सी जगह होती है जिसका भी भाड़ा भरना होता है, तो वो तो कहीं रहने के लिए कोई यूज नहीं करता है. दैट इज बिकॉज ऑफ सेफ्टी सर्विसेज विच दे ऑफर्ड, जिसका वो रेंट चार्ज करते हैं. तो ये सारी चीजों का जो रेंट आ रहा है, कौन सी चीज है, स्टाफ क्वार्टर्स बिल्ड बाय कंपनी लेट आउट टू एम्प्लॉइज, देन रेंट रिसीव्ड because of letting up premises, not because of letting up premises but because of services, जैसे होटल रूम्स हुआ, पेइंग गेस्ट हुआ, बिजनेस सेंटर्स हुआ. तो जो सर्विसेज का रूम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका जो रेंट आ रहा है दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बट दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन.
राइट नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज लेट आउट प्रॉपर्टी। ऐसा प्रॉपर्टी जो हमने किसी को भाड़े से दिया है, ऐसा प्रॉपर्टी जो हमने किसी को भाड़े से दिया है, तो उसका एनुअल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहला है फेयर रेंट, पहला है फेयर रेंट ना। यहाँ तक का जो कैलकुलेशन है ना, दैट इज डन बाय द गवर्नमेंट। ये जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है वैल्यू, ये वैल्यू जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और कैसे डिसाइड करती है, तो पहला तो होता है फेयर रेंट। हमारा प्रॉपर्टी जिस एरिया में है उसके आजू बाजू के एरिया में, सेम लोकेशन में, सेम एरिया के लिए क्या रेंट चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फेयर रेंट। मतलब हमारा अगर 500 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है, 1 BHK के फ्लैट है, तो हमारे आजू बाजू में जो 1 BHK के फ्लैट है उनका रेंट क्या चल रहा है, दैट इज कंपेयर्ड, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फेयर रेंट, द रेंट विच इज प्रिवेलिंग इन द सराउंडिंग एरियाज। दूसरा है म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। जो हमारा बीएमसी है, जो म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो हमको एक प्रॉपर्टी टैक्स का लेटर भेजती है हर साल में। तो वो जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें हमारा प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन आता है, तो उस वैल्यूएशन को कंपेयर करेंगे। तो फेयर एंड म्यूनिसिपल, ये आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा, हमको ये डिसाइड नहीं करना है। दिस वैल्यूज विल बी ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। तो इन दोनों में से जो वैल्यू ज्यादा आएगा वो लिखना है। फेयर रेंट का मतलब होता है जो हमारे सराउंडिंग एरियाज में रेट चल रहा है, रेंट चल रहा है, वो अमाउंट। दूसरा है म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स चार्ज करने के लिए हमारे प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करती है हर साल, तो वो जो वैल्यूएशन है वो कंसिडर करेंगे। और दोनों में से जो ज्यादा है दैट विल बी कंसिडर एज अ वैल्यू। फिर उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। अभी स्टैंडर्ड रेंट मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में गवर्नमेंट कभी कभी डिसाइड करती है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में महंगाई को रोकने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए रेंट का एक सीलिंग होता है, मैक्सिमम लिमिट होता है, उसको फिक्स करती है। मतलब आपका उस एरिया में उससे ज्यादा रेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर वो दिया है स्टैंडर्ड रेट इफ एनी, अगर ऐसे पूछे तो उसको कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों में से जो कम आएगा वो यहाँ पर लिखना है इस डबल लेटर, कि हमारा रेंज जो वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फ्लाईओवर पर हमेशा नॉर्मली आपने देखा होगा बाजू में 40 या फिर 50 का बोर्ड लगा होता है। तो समझो फ्लाईओवर पर 40 का बोर्ड लगा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप 40 की स्पीड से ऊपर नहीं जा सकते। यू कैनॉट इंक्रीज योर स्पीड बियॉन्ड 40। मतलब वहां पर एक लिमिट लगाया है, स्पीड लिमिट, कि आप उससे ज्यादा नहीं जा सकते, उससे ज्यादा आपको स्पीड नहीं रखना है। मतलब हुआ कि उस रास्ते से अगर आपको जाना है, फ्लाईओवर से जाना है, तो यू हैव टू गो विद इन द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। वैसे यहाँ पर भी एक लिमिट है स्टैंडर्ड रेंट, कि आपका इससे ज्यादा रेंट नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा रेंट नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जब लिखना है तो इन दोनों में से जो कम आएगा वो, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 1 लाख है और यहाँ पर 40,000 है, तो यहाँ पर हमको 40,000 लिखना है। लेकिन यहाँ पर अगर 40,000 है और यहाँ पर 1 लाख है, तो हमको यहाँ पर 40,000 लिखना है। दोनों में से जो कम होगा वही लिखना है, दोनों में से जो कम होगा वही लिखना है। आपका जो ये लिमिट है ये स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना। जैसे फ्लाईओवर पर अगर 40 का बोर्ड है तो आप 10 की स्पीड से जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। 20 की स्पीड से भी जा सकते हो, 5 की स्पीड से भी जा सकते हो, आप 45 की स्पीड से नहीं जा सकते। तो आपका जो स्पीड लिमिट है वो 40 क्रॉस नहीं होना चाहिए। वैसे यहाँ पर भी ये जो स्टैंडर्ड रेट है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा ध्यान से देख लो, यहाँ पर अगर 1 लाख है और यहाँ पर 40,000 है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 40,000। और यहाँ पर 40,000 है और यहाँ पर 1 लाख है, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 40,000, विच एवर इज लेस, लोअर ऑफ सी डी। दोनों में से जो कम आएगा वही आएगा, दोनों में से। अच्छा 40 का बोर्ड है तो आप 40 की स्पीड से जा सकते हैं, ये जा सकते हैं। तो इधर भी 40 है, इधर भी 40 है, तो इधर भी 40 ही आएगा। नाउ दिस वैल्यू इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फिर ये जो रीजनेबल रेटेबल वैल्यू है उसको हमारे वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। मतलब एक्चुअल रेट, हमने हमारा प्रॉपर्टी कौन से रेट से भाड़े से दिया है, कौन से रेट से भाड़े से दिया है, उसको कंपेयर करना है। तो अगर समझो यहाँ का वैल्यू 1 लाख है और यहाँ का वैल्यू हमारा 1,20,000 आता है, तो वी हैव टू टेक 1,20,000 विच एवर इज हायर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,20,000।
फिर से एक बार, यहाँ पर अगर 1 लाख आ रहा है गवर्नमेंट का वैल्यूएशन और हम लोग बोल रहे हैं कि हमको रेंट मिल रहा है 1,20,000 का है, तो हमको यहाँ पर लेना है 1,20,000। लेकिन अगर गवर्नमेंट का वैल्यूएशन यहाँ पर 1,20,000 आ रहा है और हमारा एक्चुअल रेंट यहाँ पर समझो 60,000 ही आ रहा है, इसका मतलब गवर्नमेंट बोलेगी आपका कैलकुलेशन गलत है, आपका 1,20,000 आना ही चाहिए। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, 1,20,000। मतलब RLV और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, RLV और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। अब ये एक्चुअल रेंट में क्या आएगा उसको पहले देखते हैं। व्हाट इज कंसिडर एज एक्चुअल रेंट? एक्चुअल रेंट इज एप्लीकेबल ओनली इफ द प्रॉपर्टी इज एक्चुअली लेट। अगर हमने प्रॉपर्टी भाड़े से दिया है तो ही एक्चुअल रेंट आएगा। अगर हमने प्रॉपर्टी भाड़े से दिया है तो ही एक्चुअल रेंट आएगा। अगर हमने प्रॉपर्टी भाड़े से दिया ही नहीं है तो एक्चुअल रेंट तो होगा ही नहीं। मतलब अगर हम लोग खुद हमारे प्रॉपर्टी में रहते हैं, हमारे घर में हम लोग खुद रहते, तो हम लोग तो भाड़ा देंगे नहीं हम आपको। उसको बोला जाता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, उसको बोला जाता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। इसलिए देख रहे हो आप यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए कुछ कैलकुलेशंस है ही नहीं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए कुछ कैलकुलेशंस है नहीं, क्योंकि हम लोग खुद रहते हैं यहाँ पर। सेल्फ ऑक्यूपाइड, हम लोग खुद घर में रहते हैं, तो हमको किसी से भाड़ा आने वाला नहीं है। तो इसका ग्रॉस एनुअल क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। Actual rent means the actual rent received or receivable in respect of the property let out for the period of letting। मतलब अगर समझो हमने 10,000 रुपये भाड़े से दिया है और पूरे साल मैंने दिया, तो हमारा पूरे साल का भाड़ा आना चाहिए 1,20,000। अगर समझो हमने 10 महीने ही दिया है तो 1 लाख ही आना चाहिए। 8 महीने दिया तो 80,000 ही आएगा। द अमाउंट ऑफ एक्चुअल रेंट would not include the amount of rent which is the owner cannot realize to the extent allowable under the income tax rules, that is unrealized rent or bad debts। Say for example, हमने प्रॉपर्टी 12 महीने के लिए दिया है भाड़े से, मतलब 1,20,000 आना चाहिए, लेकिन टेनेंट ने 2 महीने का भाड़ा ही नहीं दिया तो 20,000 आया ही नहीं, तो हमारा एक्चुअल रेंट कितना आ गया, 1 लाख हो गया। तो वो हमारा एक्चुअल रेंट आ जाएगा 1,00,000 रुपीज। Expenses such as water charges, lift maintenance, etc. incurred by the owner on providing the amenities, मतलब facilities to the tenant are deducted from the actual rent received to arrive at the actual rent। मतलब अगर ओनर कुछ खर्चा कर रहा है किस पर, मेंटेनेंस पर या फिर फैसिलिटीज पर, तो उतना जो खर्चा हो रहा है वो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किसमें से, एक्चुअल रेंट में से। तो अगर ओनर को ये फैसिलिटीज के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फिर से एक बार, ओनर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने का अगर कुछ पैसा मिल रहा है टेनेंट से, तो वो जो पैसा है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगा, क्योंकि वो फैसिलिटी का पैसा है। और वो कहाँ पर जाएगा, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। तो कहाँ पर जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आगे उसमें से लिस्ट क्या करेंगे, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20। 4 कंडीशन है यहाँ पर, देखो क्या क्या है। एक तो वो म्यूनिसिपल टैक्सेस होना चाहिए, लोकल अथॉरिटी का टैक्स होना चाहिए, मतलब ग्राम पंचायत, जिला परिषद, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनका होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं। म्यूनिसिपल, लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटीज का टैक्स होना चाहिए। पेड होना चाहिए, मतलब आउटस्टैंडिंग है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। किसने पेड करना चाहिए, ओनर ने करना चाहिए, मतलब टेनेंट पेड करेगा तो नहीं चलेगा। एंड कब पेड होना चाहिए, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक पेड होना चाहिए। क्या क्या 4 कंडीशंस है, लोकल अथॉरिटीज का टैक्स होना चाहिए, पेड होना चाहिए, मतलब आउटस्टैंडिंग होगा तो नहीं चलेगा, ओनर ने पेड करना चाहिए, मतलब टेनेंट पेड करेगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, और पेड होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो होगा नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू, यहाँ पर ये डिडक्शन अलाउड नहीं है क्योंकि ये इनकम 0 है, तो ये 0 में से 0 माइनस करेंगे तो ये अभी भी 0 ही है। तो ये म्यूनिसिपल टैक्स के बारे में। The annual value computed as above is known as the gross annual value. From the gross annual value, the taxes levied by the local authority
in respect of the property shall be deducted in the previous year in which such taxes are actually paid by the owner. Such deductions can be made irrespective of the previous year in which the liability to pay such taxes was incurred by the owner according to the method of accounting employed. इसका मतलब शॉर्टकट में ये चार चीजें हैं. The taxes cannot be deducted to the extent first they are not levied. Levied मतलब charge by the local authority. मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा. दे आर नॉट पेड बाय ओनर. ओनर ने अगर नहीं भरा है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा. मतलब अगर टेनेंट भरता है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा. दे आर नॉट एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. अगर हमने प्रीवियस ईयर में नहीं भरा है, 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 2020 तक नहीं भरा है, तो उसका हमको डिडक्शन मिलने वाला नहीं है. एंड दे रिलेट टू द एसओपी whose annual value is taken as nil. तो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसके लिए भी हमको इसका डिडक्शन मिलने वाला नहीं है. तो हमारा नेट एनुअल वैल्यू कैसे आएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. नेट एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से क्या माइनस कर रहे हैं? म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर रहे हैं. तो जो आएगा वो हमारा कौन सा वैल्यू होगा? नेट एनुअल वैल्यू. सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए अभी तक यहाँ पर 0 ही है. नेट एनुअल वैल्यू आ गया हमारा. नाउ लेट्स डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24. डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24. तो अभी ये डिडक्शन क्या होगा? तो सबसे पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी. मतलब हमारा ये नेट एनुअल वैल्यू है उसका 30% कैलकुलेट करना है. यहाँ पर जब ये 0 है तो उसका 30% भी 0 ही आएगा. तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए यहाँ पर भी 0 ही है. अगर आप देखोगे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी काफी सिंपल हो गया, 0 ही चल रहा है. तो यहाँ का 30% यहाँ पर आ गया. अब इस स्टैंडर्ड डिडक्शन में क्या पॉइंट कवर है वो देख लेते हैं. From the NAV, that is net annual value, the following deductions are allowed under section 24. पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन. lump sum amount equal to 30%. lump sum amount equal to 30% of NAV can be deducted on account of all expenses on property. मतलब दूसरा कोई भी खर्चे का डिडक्शन हमको मिलने वाला नहीं है. जैसे रिपेयर्स, कलेक्शन चार्जेस, ग्राउंड रेंट, इंश्योरेंस, लैंड रेवेन्यू, स्टेट टैक्स, ऐसा कोई भी अगर हम लोग पेमेंट करते तो उसका डिडक्शन मिलने वाला नहीं है. उसके बदले में खाली एक ही डिडक्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन. और वो कितना होगा? 30%. सच डिडक्शन इज अलाउड ऑन नोशनल बेसिस, मतलब अज्यूम बेसिस, irrespective of who, owner or tenant bears the expenses or the amount of actual expenses incurred. मतलब खर्चा कौन कर रहा है? ओनर कर रहा है कि टेनेंट कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं. खर्चा कम कर रहा है कि ज्यादा कर रहा है, उससे भी मतलब नहीं है. एक्चुअल कितना खर्चा हो रहा है उससे भी कोई मतलब नहीं है. सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलेगा, कितना परसेंट? 30%. ऑन नोशनल बेसिस, मतलब अज्यूम बेसिस. ये अज्यूम करके चलेंगे कि ओनर खर्चा कर रहा है. कौन खर्चा कर रहा है? ओनर कर रहा है कि टेनेंट कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है. खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे भी मतलब नहीं है. खर्चा कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है उससे भी मतलब नहीं है. सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट डिडक्शन मिलेगा? 30%. मतलब आपको कोई भी हालत में अलग से रिपेयर्स का, कलेक्शन चार्जेस, ग्राउंड रेंट, इंश्योरेंस, बाकी किसी भी खर्चे का आपको अलग से डिडक्शन मिलने वाला नहीं है. सिर्फ और सिर्फ 30% का डिडक्शन मिलेगा. और दूसरा चीज है इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा. दूसरा चीज किसका है? इंटरेस्ट का. तो इंटरेस्ट के लिए क्या क्या है देखो. द इंटरेस्ट पेएबल ऑन अमाउंट्स बोरोड फॉर एक्विजिशन. एक्विजिशन मतलब परचेस, कंस्ट्रक्शन, अगर हम लोग बनवाने वाले हैं जमीन लेकर, repairs, renewal and the reconstruction of property can be deducted. तो अगर हमने कोई कर्जा लिया है ये 5 चीजों के लिए, परचेस के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर्स के लिए, रिन्यूअल के लिए या फिर रिकंस्ट्रक्शन के लिए, और उसका अगर हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उस इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा. दिस इज द ओनली डिडक्शन अलाउड फ्रॉम एनएवी इन एडिशन टू द स्टैंडर्ड डिडक्शन. Interest is allowable on accrual basis whether actually paid or not. देखो म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन पेड करेंगे तो ही मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट का डिडक्शन अगर आप पेड नहीं करते हो इंटरेस्ट साल भर में
तो भी आपको उस साल का डिडक्शन मिल जाएगा, irrespective of the method of accounting followed by the assessor. If the loan is taken by mortgaging the house, but for any other reason, for a daughter's marriage, the interest cannot be deducted. मतलब अगर हमने प्रॉपर्टी गिरवी रखा है और उससे कर्जा लिया बेटे का पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, हमने उसको यूज किया, तो उसका डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। डिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब आपने कर्जा जो लिया वो किसके लिए लिया है, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, रिन्यूअल्स या फिर रिकंस्ट्रक्शन। एक्विजिशन मतलब परचेस, कंस्ट्रक्शन मतलब जमीन लेकर खरीद कर हमने कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो रिपेयर करवा रहे हैं, रिन्यूअल करा रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन ये तो मुंबई में पॉसिबल नहीं है, ये नॉर्मली गांव में होता है, जो पुराना होता है उसको गिरा देते हैं, नया बनवाते हैं, रिकंस्ट्रक्शन। तो मुंबई में तो ये बहुत मुश्किल है। तो इन सब के लिए अगर कर्जा लिया है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो हमको डिडक्शन मिलेगा, राइट। और वो पेड नहीं भी हुआ है तो भी उस साल का जो है प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट हमको पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। फॉर्मेट में हम लोग आते हैं नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू हमारा आया था यहाँ पर, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 हम लोग कर रहे थे, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, इसका 30% ले लिया, ये अमाउंट आ गया। और दूसरा है इंटरेस्ट पेएबल फॉर द करंट ईयर, पेड, पेएबल एंड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो ये जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा डिटेल में करेंगे जब हम क्वेश्चन में आएंगे, क्योंकि वो यहाँ पर भी अलाउड है। तो ये नेट एनुअल में से ये माइनस करते हैं तो हमारा आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये जो इंटरेस्ट पार्ट है दैट विल डिस्कस इन डिटेल व्हाइल डिस्कसिंग द क्वेश्चन। अभी उसके बाद हमको जो ऐड करना है वो क्या करना है, ऐड एरियर्स ऑफ रेंट। पिछला अगर कुछ बाकी है, अनरियलाइज रेंट, पिछले साल का कुछ रेंट बाकी था, अनरियलाइज था और वो वसूल हुआ है, इस साल रिसीव्ड हुआ है, तो उसको ऐड करेंगे। उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये अमाउंट ऐड कर देगी। उसको भी देख लेते हैं, सेक्शन नंबर 25A, एरियर्स ऑफ रेंट और अनरियलाइज रेंट। एरियर्स ऑफ रेंट कहाँ पर होता है, जहाँ पर हमारा कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है, कोर्ट में केसेस चल रहा है कि टेनेंट जो हमको समझो 5,000 ही भाड़ा दे रहा है और हम लोग डिमांड करें कि हमको 10,000 मिलना चाहिए, और समझो 3-4 साल के बाद जजमेंट हमारे फेवर में आ गया और बचा हुआ पूरा एरियर्स जो 5,000 का एरियर था, तो हमारी डिमांड 10,000 थी और सामने वाला 5,000 ही भर रहा था, तो 5,000 का जो बैकलॉग था वो हमारा 2-3 साल का एक साथ आ गया। तो अगर ऐसा कोई रेंट मिलता है या फिर पिछले साल का कोई रेंट बाकी था वो मिला है तो वो टैक्सेबल होगा एज पर सेक्शन 25A। इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट और रियलाइजेशन। जिस साल ये पैसा मिलने वाला है उस साल टैक्सेबल होगा। डिडक्शन इज अलाउड एट द रेट ऑफ 30% ऑफ रेंट रिसीव। जितना मिला उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। एंड इट इज टैक्सेबल इवन इफ द assessee is not the owner of the property in the financial year of receipt of realization। ये इंपॉर्टेंट कि उस साल में अगर वो जो assessee है जिसको ये पैसा मिला वो प्रॉपर्टी का ओनर नहीं भी होगा, प्रॉपर्टी का ओनर नहीं भी होगा तो भी उसके लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये था हमारा फॉर्मेट वाला पार्ट। तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें ऐड करने वाले हैं एरियर्स ऑफ रेंट, अनरियलाइज रेंट जो रिसीव हुआ है उसका 30% माइनस करेंगे, तो ये बचा हुआ 70% इसमें क्या करना है, ऐड करना है। ये इधर तो आएगा ही नहीं क्योंकि वो तो रेंट है ही नहीं, ये तो हम लोग खुद रहते तो इधर तो होगा ही नहीं, वो तो सिर्फ किसमें होगा, लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए ही होगा।